नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एफआईआर यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होती है, इसे करने की क्या क्या प्रक्रिया है और यह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एफआईआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एफआईआर। एफआईआर की फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी हिंदी में है प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो एफआईआर की जो फुल फॉर्म है वह है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और हिंदी में इसे बोलते हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, इसकी परिभाषा देखते हैं एफआईआर क्या है। जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस की प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उसे विधिवत लिखकर दर्ज करती है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। ठीक है, तो जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध में क्या क्या आता है दोस्तों? जैसे चोरी, रेप, मर्डर, ये सभी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस में आते हैं। तो जब किसी संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस उसे विधिवत लिखकर दर्ज करती है तो उसे ही प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी एफआईआर कहते हैं। ठीक है, आगे है इसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 में एफआईआर का प्रावधान किया गया है। तो जो बीएनएसएस है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसकी जो धारा 173 है इसमें एफआईआर के संबंध में बात की गई है, एफआईआर का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसको भी आपने ध्यान रखना है। बीएनएसएस की जो धारा 173 है इसमें एफआईआर के संबंध में बात की गई है, एफआईआर के प्रावधान के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया। एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है, कैसे एफआईआर दर्ज होती है, इसको जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है संज्ञेय अपराध की सूचना देना। सबसे पहले किसी संज्ञेय अपराध जैसे कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो भी कॉग्निजिबल ऑफेंस है जैसे चोरी, रेप, मर्डर, ये सभी कॉग्निजिबल ऑफेंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है। यह सूचना पीड़ित, प्रत्यक्षदर्शी या घटना की जानकारी रखने वाला कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज है कि संज्ञेय अपराध की सूचना देना यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस की सूचना पुलिस को दी जाती है और यह सूचना पीड़ित भी दे सकता है यानी जो विक्टिम है, या प्रत्यक्षदर्शी या घटना की जानकारी रखने वाला, या तो जिसने जो इस घटना के बारे में जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। ठीक है, एक तो इसमें पीड़ित व्यक्ति हो गया जो विक्टिम हो गया, और एक वह व्यक्ति जो उस घटना के बारे में जिसे जानकारी है, यह एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सूचना मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। यदि एफआईआर लिखा रहे हैं तो जो सूचना है वह मौखिक रूप से यानी बोल के, या लिखित रूप से, या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। ठीक है, आगे है इसमें मौखिक सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना। यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो पुलिस अधिकारी उसे लिखित रूप में दर्ज करेगा। ठीक है, सूचना लिखने के बाद पुलिस अधिकारी उसे सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो लिखा गया है वह सही है। तो यदि सूचना मौखिक रूप से दी जाती है तो जो पुलिस अधिकारी है वह उसे लिखित रूप में दर्ज करेगा। सूचना लिखने के बाद जो पुलिस अधिकारी है, जो भी उसने सूचना लिखी है, जो तो वह सूचना देने वाले व्यक्ति को पढ़कर सुनाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जो लिखा गया है वह सही है। ठीक है, आगे है इसमें सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करेगा। तो जो भी सूचना देने वाला व्यक्ति है, जब वो उसे सूचना पढ़कर सुना दी जाएगी और उसे यह विश्वास हो जाएगा कि मेरी सूचना सही लिखी गई, तो वह उस पर हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सूचना की पुष्टि।
यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है तो सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिनों के भीतर आकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और हस्ताक्षर होने के बाद ही वह सूचना पुलिस के अभिलेख यानी उसका रिकॉर्ड का भाग मानी जाएगी। ठीक है। यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना देता है, यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दर्ज करता है तो सूचना देने वाला जो व्यक्ति है उसे 3 दिनों के भीतर आकर उस सूचना पर हस्ताक्षर करने होंगे, उसे वेरीफाई करना होगा, उसकी पुष्टि करनी होगी। हस्ताक्षर होने के बाद ही वह सूचना जो है पुलिस के जो अभिलेख है, जो पुलिस के रिकॉर्ड्स है, उसका भाग मानी जाएगी। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जैसे ए का मोबाइल चोरी हो गया। ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसका मोबाइल चोरी हो गया। ए ने रात 10 बजे ऑनलाइन पुलिस पोर्टल से सूचना भेज दी। अब ए को 3 दिनों के भीतर जाकर उस सूचना की पुष्टि यानी उसका वेरिफिकेशन करनी होगी और हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है। ए नाम का व्यक्ति है, इसका मोबाइल चोरी हो गया, इसने रात 10 बजे ऑनलाइन पुलिस पोर्टल से सूचना भेज दी। अब इस ए नाम के व्यक्ति को 3 दिन के भीतर, 3 दिन के अंदर थाने जाकर उस सूचना की पुष्टि करनी होगी, उसका वेरिफिकेशन करना होगा और उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। ठीक है। तो यही बात की गई है कि इलेक्ट्रॉनिक सूचना की पुष्टि करना, यदि सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई है तो सूचना देने वाला जो व्यक्ति है उसे 3 दिनों के भीतर आकर उस पर हस्ताक्षर करने होंगे और हस्ताक्षर होने के बाद ही वह सूचना पुलिस के अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स का भाग मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हस्ताक्षर करने के बाद वही सूचना पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में एफआईआर के रूप में दर्ज मानी जाएगी। जब उसकी पुष्टि हो जाएगी, जब उस पर वह व्यक्ति हस्ताक्षर कर देगा आकर, तो वह सूचना जो है पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड में एफआईआर के रूप में दर्ज मानी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है एफआईआर की एक निशुल्क प्रति देना, यानी एफआईआर दर्ज होने के बाद उसकी एक निशुल्क प्रति यानी उसकी एक कॉपी सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है। जैसे कोई एफआईआर लिखाता है तो एफआईआर लिखाने के बाद उसकी एक निशुल्क प्रति यानी उसकी एक कॉपी जो है निशुल्क रूप से सूचना देने वाले व्यक्ति को दी जाती है। ठीक है। तो ये है दोस्तों एफआईआर की प्रक्रिया, किस तरह से एफआईआर होगी, क्या क्या इसकी प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखते हैं इसमें एफआईआर के प्रकार। ठीक है। सबसे पहले है इसमें नियमित एफआईआर यानी रेगुलर एफआईआर। तो रेगुलर एफआईआर क्या है? जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना संबंधित क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस थाने में दी जाती है और पुलिस उसे धारा 173 BNSS के अनुसार विधिवत दर्ज करती है, तो उसे नियमित एफआईआर यानी रेगुलर एफआईआर कहते हैं। ठीक है। तो जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जैसे दोस्तों हमने पढ़ा कॉग्निजेबल ऑफेंस चोरी, रेप, मर्डर, तो ये सभी इसकी सूचना जब संबंधित क्षेत्राधिकारी यानी जिस भी क्षेत्र के अंदर वो हुआ है उस क्षेत्राधिकार उस ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस थाने में दी जाती है और पुलिस उसे धारा 173 BNSS के अनुसार, जैसा दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा है कि एफआईआर के बारे में BNSS की धारा 173 में इसका प्रावधान किया गया है और पुलिस उसे धारा 173 BNSS के अनुसार जब विधिवत दर्ज करती है तो उसे नियमित एफआईआर यानी रेगुलर एफआईआर कहते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल है जैसे देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक्स नाम के व्यक्ति की मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। अब एक्स नाम का व्यक्ति राजपुर थाना जाकर चोरी की सूचना देता है। पुलिस धारा 173 BNSS के अनुसार जो है एफआईआर दर्ज कर लेती है। अब यह रेगुलर एफआईआर है क्योंकि एफआईआर उसी थाने में दर्ज हुई है जहां अपराध हुआ है। ठीक है। तो यही है दोस्तों रेगुलर एफआईआर यानी नियमित एफआईआर। तो जैसे देहरादून के राजपुर क्षेत्र में एक्स नाम का एक व्यक्ति है, इसकी जो है मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है। अब एक्स नाम का व्यक्ति राजपुर थाना जाकर, तो जिस भी क्षेत्र में इस एक्स नाम के व्यक्ति की यानी राजपुर क्षेत्र में जैसे इसकी मोटरसाइकिल चोरी है तो ये राजपुर थाना जाकर चोरी की सूचना देता है।
पुलिस जो है धारा 173 बीएनएसएस के अनुसार एफआईआर दर्ज कर लेती है। तो यही रेगुलर एफआईआर है, क्योंकि एफआईआर उसी थाने में दर्ज हुई है जहां अपराध हुआ था। ठीक है, तो यही है दोस्तों रेगुलर एफआईआर यानी नियमित एफआईआर। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसमें जैसे दिल्ली के किसी क्षेत्र में एक व्यक्ति का मोबाइल छिन गया। अब पीड़ित उस थाना जाकर घटना की सूचना देता है, उस क्षेत्र के थाना में जाकर घटना की जो है सूचना देता है। अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर अन्वेषण शुरू कर देती है, यानी इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टिगेशन को। अब पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तो यह रेगुलर एफआईआर है, क्योंकि अपराध और जो एफआईआर है वो दोनों एक ही क्षेत्राधिकार वाले थाने में है, यानी जहां पे अपराध हुआ है, जहां पे घटना हुई है, उसी क्षेत्राधिकार में एफआईआर हुई है। ठीक है, तो यह है रेगुलर एफआईआर। नेक्स्ट है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या है? जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना ऐसे पुलिस थाने में दर्ज की जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध नहीं हुआ, तो उसे ही जीरो एफआईआर कहते हैं। बाद में उसे संबंधित पुलिस थाने को भेज दिया जाता है। ठीक है, तो यह है दोस्तों जीरो एफआईआर, यानी जब किसी संज्ञेय अपराध यानी किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना ऐसे पुलिस थाने में दर्ज की जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में यानी जिसके ज्यूरिसडिक्शन में अपराध नहीं हुआ, तो उसे ही जीरो एफआईआर कहते हैं। और पुलिस जो है बाद में उसे संबंधित पुलिस थाने को भेज दिया जाता है बाद में। ठीक है, जैसे इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए नाम का एक व्यक्ति है, वो दिल्ली घूमने गया था। अब वहां उसके साथ लूट यानी रॉबरी हो गई। अब घटना के बाद वह अपने घर उत्तराखंड लौट आया। ठीक है, उत्तराखंड पहुंचकर ए नाम के व्यक्ति ने निकटतम पुलिस थाने में घटना की सूचना दी। हालांकि अपराध दिल्ली में हुआ था, फिर भी उत्तराखंड की पुलिस उसकी जीरो एफआईआर दर्ज करेगी और इसके बाद उस एफआईआर को आगे की अन्वेषण और आवश्यक कार्रवाई के लिए, यानी आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उसकी आगे की आवश्यक कार्रवाई है, उसके लिए दिल्ली के संबंधित पुलिस थाने को भेज दिया जाएगा जिस भी जगह वह अपराध हुआ है। ठीक है, तो यही है दोस्तों जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर। ठीक है, जैसे ए नाम का व्यक्ति दिल्ली घूमने गया था, अब उसके साथ वहां पे रॉबरी हो गई। अब घटना के बाद वह अपने घर उत्तराखंड में लौट आया। अब उत्तराखंड पहुंचकर उसने ए नाम के व्यक्ति ने निकटतम पुलिस थाने में घटना की सूचना दे दी। हालांकि यह अपराध दिल्ली में हुआ था, फिर भी उत्तराखंड की पुलिस उसकी जीरो एफआईआर दर्ज करेगी और इसके बाद जो एफआईआर है उसे अन्वेषण के लिए यानी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए और जो भी उसकी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए उसे दिल्ली के संबंधित पुलिस थाने में या भी जिस भी जगह वो अपराध हुआ था उसके क्षेत्राधिकार में भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स नाम की कोई महिला है, वह अपने रिश्तेदार के घर दूसरे शहर गई थी। वहां उसके साथ छेड़छाड़ की घटना हो गई। अब डर के कारण वह अपने घर लौट आई। घर पहुंचने के बाद उसने अपने शहर के नजदीकी पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी। पुलिस ने पहले उसकी जीरो एफआईआर दर्ज की और उसके बाद उसे उस शहर के संबंधित पुलिस थाने को भेज दिया जहां घटना हुई थी। ठीक है, तो यह है जो दोस्तों जीरो एफआईआर, जीरो एफआईआर। ठीक है, तो एक्स नाम की एक महिला है, अब वह अपने रिश्तेदार के घर किसी दूसरे शहर गई थी। अब वहां उसके साथ जो है छेड़छाड़ की घटना हुई। डर के कारण वह अपने घर लौट आई और घर पहुंचने के बाद उसने अपने शहर का कोई नजदीकी जो पुलिस थाना है वहां पे घटना की जानकारी दी। अब पुलिस ने पहले उसकी जीरो एफआईआर दर्ज की और बाद में उस एफआईआर को उसे उस शहर के संबंधित पुलिस थाने को भेज दिया जहां पर भी वह घटना हुई थी। तो यही है दोस्तों जीरो एफआईआर। ठीक है, नेक्स्ट है ईएफआईआर यानी इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर। इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर क्या है? जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ईमेल हो गया या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन हो गया, इसके द्वारा पुलिस को दी जाती है,
तो उसे EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR कहा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक FIR क्या है दोस्तों? जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस, इसकी सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, जैसे ऑनलाइन पोर्टल हो गया, ईमेल हो गया या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन है, इसके द्वारा पुलिस को दी जाती है, तो उसे ही EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR कहा जाता है। ठीक है, इसका दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे M नाम का एक व्यक्ति है, इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वह उस समय किसी दूसरे शहर में था, इसलिए वह तुरंत थाने नहीं जा सका। उसने पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चोरी की सूचना भेज दी। अगले दिन M थाने गया और उस सूचना पर हस्ताक्षर कर दिए, उसे वेरीफाई कर दिया। तो यह है दोस्तों EFIR। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। तो M नाम का यह व्यक्ति है, इसकी जो है मोटरसाइकिल चोरी हो गई। अब यह उस समय जो है किसी दूसरे शहर में था और वहां पे तुरंत थाने नहीं जा सका। इस M नाम के व्यक्ति ने पुलिस के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चोरी की सूचना भेज दी। अगले दिन यह M थाने गया और उसने उस सूचना पर हस्ताक्षर किए, उसे वेरीफाई किया। ठीक है, तो यही है EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी में इसका एक और उदाहरण है। जैसे X नाम का एक व्यक्ति है, इसका मोबाइल चोरी हो गया। X उसी समय जो है थाने नहीं जा सका, उसने अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन पुलिस पोर्टल पर चोरी की सूचना भेज दी। अब दो दिन बाद X नाम का यह व्यक्ति पुलिस थाने गया और अपनी सूचना पर हस्ताक्षर कर दिए, यानी उसे वेरीफाई कर दिया, उसकी पुष्टि करके उस पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, तो यही है दोस्तों EFIR यानी इलेक्ट्रॉनिक FIR। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें, अब है दोस्तों इसमें EFIR की विशेषताएं। EFIR की क्या विशेषताएं हैं इसमें जानते हैं। सबसे पहला है, इसमें सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है। यह संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजिबल ऑफेंस से संबंधित होती है। सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि करनी होती है, उसे वेरीफाई करना होता है। हस्ताक्षर होने के बाद ही वह FIR पुलिस के रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज मानी जाती है। ठीक है, तो यह है दोस्तों इसकी विशेषताएं। सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जाती है, संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करके उसकी पुष्टि करनी होती है और हस्ताक्षर होने के बाद ही वह जो FIR है पुलिस के रिकॉर्ड में विधिवत दर्ज मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है दोस्तों इसमें क्रॉस FIR। क्रॉस FIR क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा क्रॉस FIR। तो क्रॉस FIR क्या है? जब एक ही घटना के संबंध में दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग FIR दर्ज कराते हैं तो उसे ही क्रॉस FIR कहते हैं। ठीक है, तो जब एक ही घटना के संबंध में दो पक्ष एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग FIR दर्ज कराते हैं तो यही है दोस्तों क्रॉस FIR, इसे ही क्रॉस FIR कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे दो पड़ोसियों के बीच भूमि की सीमा, उसकी बाउंड्री को लेके विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई और मारपीट हो गई। पहले पक्ष ने दूसरे पक्ष के विरुद्ध मारपीट की FIR दर्ज कराई और दूसरे पक्ष ने भी उसी घटना के संबंध में पहले पक्ष के विरुद्ध जो है अलग से FIR दर्ज करा दी। तो यही है दोस्तों क्रॉस FIR। ठीक है, तो दो पड़ोसियों के बीच भूमि की सीमा, उसकी बाउंड्री को लेके विवाद हो गया। अब विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जो है हाथापाई और मारपीट हो गई। अब पहले पक्ष ने जो है दूसरे पक्ष के विरुद्ध जो है मारपीट की FIR दर्ज करा ली। अब दूसरे पक्ष ने भी उसी घटना के संबंध में पहले पक्ष के विरुद्ध जो है FIR दर्ज करा ली। तो यही है दोस्तों क्रॉस FIR। ठीक है, इसमें दोस्तों एक चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि मानो जैसे A और B ये दो पक्ष है, A ने यदि दूसरे पक्ष B की पहले FIR दर्ज करा दी तो ऐसा नहीं है कि इस A नाम के पक्ष को या इस A नाम के व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी जाएगी, या B ने बाद में FIR दर्ज कराई तो इसे इंपॉर्टेंस कम दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, जो भी गवाह हैं उनके आधार पर निर्णय करती है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि ए नाम के पक्ष ने यदि पहले एफआईआर करा दी तो इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, या फिर बी नाम के व्यक्ति ने पहले एफआईआर दर्ज करा दी तो इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, या यदि कोई बाद में एफआईआर दर्ज कराता है तो उसे कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे है दोस्तों इसमें, अब है इसमें क्रॉस एफआईआर की विशेषताएं। क्रॉस एफआईआर की क्या विशेषताएं हैं? यह एक ही घटना से संबंधित होती है, सबसे पहले पॉइंट इसका। दूसरा है दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग एफआईआर दर्ज कराते हैं। दोनों पक्ष स्वयं को पीड़ित बताते हैं, यानी खुद को विक्टिम बताते हैं। पुलिस दोनों एफआईआर पर निष्पक्ष रूप से अन्वेषण करती है, यानी इन्वेस्टिगेशन करती है। अन्वेषण के बाद यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की जो है कानूनी कार्रवाई की जाती है, ठीक है। तो यही है दोस्तों तो क्रॉस एफआईआर की विशेषताएं कि यह एक ही घटना से संबंधित होती है, दोनों पक्ष एक दूसरे के विरुद्ध अलग अलग एफआईआर दर्ज कराते हैं, दोनों पक्ष जो है स्वयं को पीड़ित बताते हैं, यानी खुद को विक्टिम बताते हैं। पुलिस जो है दोनों एफआईआर पर निष्पक्ष रूप से अन्वेषण करती है, यानी इन्वेस्टिगेशन करती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो उपलब्ध साक्ष्य हैं, जो भी एविडेंस है, उनके आधार पर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वह की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें डिलेड एफआईआर, यानी विलंब से दर्ज की गई एफआईआर। तो डिलेड एफआईआर देरी से दर्ज की गई एफआईआर। तो जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना घटना होने के काफी समय बाद पुलिस को दी जाती है और एफआईआर देर से दर्ज की जाती है तो उसे ही डिलेड एफआईआर कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो सूचना है वह घटना घटित होने के काफी समय बाद पुलिस को दी जाती है और एफआईआर देरी से दर्ज की जाती है तो इसे ही डिलेड एफआईआर कहा गया है। इसे ही कहते हैं विलंब से यानी देरी से दर्ज की गई एफआईआर, डिलेड एफआईआर, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है, जैसे ए नाम का व्यक्ति है, इसके साथ 1 जुलाई को मारपीट हुई। अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद 8 जुलाई को उसने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। तो यही डिलेड एफआईआर है, क्योंकि एफआईआर घटना के कई दिन बाद दर्ज हुई, तो इसे ही कहेंगे दोस्तों डिलेड एफआईआर, ठीक है, ठीक है। तो ए नाम के व्यक्ति के साथ 1 जुलाई को मारपीट हुई। अब वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। अब अस्पताल से उसे 8 जुलाई को छुट्टी मिलती है, तो 8 जुलाई को उसने पुलिस थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराई। यही डिलेड एफआईआर है, क्योंकि एफआईआर जो है घटना तो हुई थी 1 जुलाई को और वह करा रहा है 8 जुलाई के बाद एफआईआर, तो इसे ये कहेंगे दोस्तों एफआईआर, डिलेड एफआईआर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है एक्स नाम की एक महिला है। एक्स नाम की एक महिला है, इसके साथ एक व्यक्ति ने बलात्संग यानी रेप किया है। अब घटना के बाद वह अत्यधिक भय, मानसिक आघात और सामाजिक बदनामी के डर के कारण तुरंत जो है पुलिस के पास नहीं जाती। अब कुछ दिनों बाद जब उसके परिवार ने उसका साथ दिया और उसका साहस बढ़ाया, उसका हौसला बढ़ाया, तब वह पुलिस थाने गई और घटना की पूरी जानकारी देकर एफआईआर दर्ज कराई। तो यह डिलेड एफआईआर कहलाएगी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों जैसे एक्स नाम की एक महिला है, अब इसके साथ किसी व्यक्ति ने रेप किया यानी बलात्संग किया। अब घटना के बाद ये जो महिला है वह डर गई, उसमें भय आ गया, या सामाजिक बदनामी के डर के कारण जो है वह तुरंत जो है पुलिस के पास एफआईआर दर्ज नहीं करा पाई। अब कुछ दिनों बाद जब उसके परिवार ने उसका साथ दिया, उसका साहस बढ़ाया, तब वह पुलिस थाने गई और उसकी पूरी जानकारी देकर वहां पे एफआईआर दर्ज कराई। तो इसे ही दोस्तों डिलेड एफआईआर कहा गया, ठीक है। तो जैसे दोस्तों घटना घटित होने के काफी समय बाद जो है एफआईआर दर्ज कराई जाती है, तो उसमें यह देखा जाता है कि क्या आधार थे, क्या कारण था कि घटना घटित होने के इतने समय बाद जो है एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। तो उसमें कारण देखा जाता है, क्या कारण है कि इतने दिनों बाद, घटना घटित होने के काफ़ी समय बाद जो है एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जैसे दोस्तों एक्स नाम की इस महिला के साथ किसी व्यक्ति ने रेप किया। अब घटना के बाद वह जो महिला है उसमें डर आ गया,
वह डर गई या उसे मानसिक आघात पहुंचा या सामाजिक बदनामी के डर के कारण वह जो है तुरंत उसी समय पुलिस के पास नहीं जा सकी, एफआईआर दर्ज नहीं कराई जा सकी उसके द्वारा। और जब कुछ दिनों बाद उसके परिवार ने उसका साथ दिया, उसका हौसला बढ़ाया, उसका साहस बढ़ाया, तब वह पुलिस थाने गई और उस घटना की पूरी जानकारी देकर एफआईआर दर्ज कराई। तो इसे ही दोस्तों डिलेड एफआईआर कहा गया है। तो इसमें यही देखा जाता है कि घटना घटित होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई, और जब यदि बाद में करा रहे हैं तो इसके क्या कारण थे। ठीक है, जैसे दोस्तों ऊपर इसमें हमने देखा, जैसे दोस्तों इस ए नाम के व्यक्ति के साथ 1 जुलाई को मारपीट हुई। अब यह गंभीर रूप से घायल हो गया और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा, तो वह तुरंत कैसे एफआईआर कराता। जब उसे अस्पताल से छुट्टी मिली उसके बाद 8 जुलाई को उसने पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। तो इससे जो कारण पूछा जाएगा, जिससे आधार पूछा जाएगा, क्या आधार थे और क्या कारण है जो घटना घटित होने के इतने दिनों बाद एफआईआर कराई। तो क्या हुई, इसके साथ जो मारपीट हुई थी वह गंभीर रूप से घायल था और कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। यह कारण है कि वह क्यों घटना घटित होने के तुरंत बाद एफआईआर दर्ज नहीं करा सका और इतने दिनों बाद जो उसने एफआईआर दर्ज कराई। ठीक है, तो ये इस प्रकार की एफआईआर दोस्तों डिलेड एफआईआर कहलाती है। ठीक है, वैसा ही दोस्तों रेप के संबंध में हमने देखा, यदि किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति इस प्रकार का दुष्कर्म करता है और वो महिला सामाजिक भय के कारण, डर के कारण या किसी मानसिक आघात के कारण उसी समय एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती, और यदि बाद में उसे कोई हौसला देता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है और बाद में यदि वह जाकर पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखाती है, तो इसका यह कारण है कि वह नहीं करा पाई। उसके अंदर भय आ गया था, उसके अंदर सामाजिक भय था, उसके अंदर डर आ गया था, मानसिक आघात था, जिस कारण से उसके अंदर हिम्मत नहीं बन पाई और वह एफआईआर तुरंत घटना घटित होने के बाद नहीं दर्ज करा पाई। बाद में जो उसने एफआईआर दर्ज कराई, इसे ही दोस्तों डिलेड एफआईआर कहा गया है। ठीक है, तो इसके आधार देखे जाते हैं, क्या आधार थे, क्या कारण था जो घटना घटित होने के इतने समय बाद एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों ये थी एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हमने एफआईआर को पढ़ा कि एफआईआर क्या है, यह इसकी प्रक्रिया क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, इसके प्रकार देखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इस वीडियो के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।